हम लोग आज पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, यानी कि रेफ्रिजरेटर जो है हमारा वो कैसे वर्क करता है, कैसे टेम्परेचर सर्टेन टेम्परेचर को मेंटेन कर रहता है, कैसे कूलिंग उसमें होती है, उसमें उसके बारे में आज पढ़ेंगे। यानी कि कौन कौन सी डिवाइसेस इसमें लगी होती हैं और हर डिवाइस का क्या क्या फंक्शन है, हर एलिमेंट का। तो ये लाइन डायग्राम है हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में हमारा मेनली 4 डिवाइस होते हैं। फर्स्ट इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपेंशन वाल्व। अब हर डिवाइस का स्पेशल फंक्शन होता है, अलग अलग डिवाइस अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। तो हम एक एक डिवाइस का देखेंगे फंक्शन क्या क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं रेफ्रिजरेटर जो होता है वो लो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो हम क्या किए, लाइन डायग्राम बना है, पहला लिखा है इवेपोरेटर, फिर जो ये सिंबल बना है कंप्रेसर का है, फिर ये कंडेंसर है, फिर एक्सपेंशन वाल्व। और इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व हम देख रहे हैं 4 डिवाइस हैं, 4 डिवाइस हैं यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में। और रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, एक रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं हम लोग। रेफ्रिजरेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है विच आर यूज टू एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस इन ऑर्डर टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग। यानी कि रेफ्रिजरेंट जो होता है हमारा वो लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके स्टोरेज स्पेस से। तो इस रेफ्रिजरेंट तुम्हारा कई टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी एक रेफ्रिजरेंट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी रेफ्रिजरेंट होता है, एयर भी रेफ्रिजरेंट होता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होते हैं रेफ्रिजरेंट, और अमोनिया भी रेफ्रिजरेंट होता है, R134A एक रेफ्रिजरेंट होता है। ठीक, तो मगर अलग अलग रेफ्रिजरेंट जो है उसका अलग अलग एप्लीकेशन है। हर जगह हम एक सिंगल रेफ्रिजरेंट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे अमोनिया है, अमोनिया रेफ्रिजरेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, एक कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। क्योंकि अमोनिया रेफ्रिजरेंट का ड्रॉबैक ये होता है, उसका मतलब लेटेंट हीट वेपराइजेशन तो उसका कम होता है, मतलब कम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, ज़्यादा हीट लेटेंट हीट को एब्जॉर्व कर सकता है। और उसका ड्रॉबैक ये है कि वो एक्सप्लोसिव होता है। तो इसलिए हम डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए अमोनिया रेफ्रिजरेंट का यूज़ नहीं करते हैं। डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जनरली हम लोग यूज़ करते हैं R134A एक रेफ्रिजरेंट होता है, R134A उसको यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो हम लोग डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए R134A का जो ये रेफ्रिजरेंट है उसका यूज़ करते हैं। और रेफ्रिजरेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है जो स्टोरेज की हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये डिवाइस है पहला इवेपोरेटर, फिर कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व। अलग अलग डिवाइस का अलग अलग फंक्शन होता है जैसा कि हम जानते हैं। और यहाँ स्टोरेज लिखा है, यहाँ लिखा है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब ये हुआ, जो भी हमको टेम्परेचर मेंटेन करना है किसी भी उसका, जैसे तुम्हारा फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करना है 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो भी हमारा फूड रखे हैं या कोई भी सामान रखे हो तो उसको ठंडा करना है। तो उसको ठंडा करने के लिए मान लो उसका टेम्परेचर मेंटेन किए, हमको 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है। तो इस 10 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हीट को रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से हीट यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तभी हमारा 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। क्योंकि अगर हीट को हम रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्टोरेज टेम्परेचर जो 10 डिग्री सेल्सियस है फ्रिज के अंदर का मान लो, तो वो मेंटेन रहेगा नहीं, वो वेरी करेगा। क्योंकि अगर हम हीट को रिजेक्ट नहीं करेंगे हम, यानी कि जो स्टोरेज स्पेस से हीट को हम, तो क्या होगा, सराउंडिंग हीट स्टोरेज स्पेस में जाएगी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। तो जितनी हीट स्टोरेज स्पेस में जाएगी सेम अमाउंट में हीट हमको रिजेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो इसीलिए कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है, एक साइक्लिक डिवाइस है, साइक्लिक ऑपरेशन होता है इसमें, एक प्रोसेस के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं किसी इस मशीन को हम। ठीक, तो क्या होगा, मान लो तुम्हारा रेफ्रिजरेंट द्वारा यहाँ इंटर कर रहा है, रेफ्रिजरेंट तुम्हारा यहाँ से इंटर कर रहा, और रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है एट द इनलेट ऑफ इवेपोरेटर, जहाँ टेम्परेचर है रेफ्रिजरेंट का हम देख रहे हैं ये 5 डिग्री सेल्सियस है। एज्यूम किए हुए हम कि रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है और स्टोरेज का टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है 10 डिग्री सेल्सियस।
तो रेफ्रिजरेंट इनलेट इवेपोरेटर के अंदर इंटर कर रहा है। तो इवेपोरेटर में क्या होता है, इवेपोरेटर ट्यूब लगी होती हैं, मतलब कि इवेपोरेटर के अंदर कई सारे ट्यूब लगी होती हैं, इस तरह की इवेपोरेटर ट्यूब होता है। ठीक, तो इस इवेपोरेटर ट्यूब के थ्रू क्या होता है, रेफ्रिजरेंट इंटर करता है इवेपोरेटर में। तो जब रेफ्रिजरेंट इंटर करेगा इवेपोरेटर में, और इवेपोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट इंटर कर रहा है इवेपोरेटर ट्यूब के अंदर, और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर हमारा ऑलरेडी बहुत कम है, यानी 5 डिग्री सेल्सियस है, वो लिक्विड स्टेट में रेफ्रिजरेंट है, और स्टोरेज टेम्परेचर कितना 10 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट विल ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जैसा कि हम जानते हैं कि हीट हमेशा फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होता है, उसी तरह तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है, और प्रेशर डिफरेंस के कारण फ्लूइड फ्लो करता है, जैसे जानते हैं। तो 10 से 5 यानी कि हायर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, लोअर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट क्या आ जाएगी, स्टोरेज की हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी रेफ्रिजरेंट को। रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, इन द इवेपोरेटर रेफ्रिजरेंट विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस। और क्या कर रहा है, इवेपोरेटर के अंदर इवेपोरेटर ट्यूब है, उस इवेपोरेटर ट्यूब के थ्रू रेफ्रिजरेंट हमारा पास कर रहा है, और रेफ्रिजरेंट स्टोरेज की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि स्टोरेज का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट ट्रांसफ़र होगी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो जब हीट ट्रांसफ़र होगी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड स्टेट में है 5 डिग्री सेल्सियस पे, वो स्टोरेज स्पेस की हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो याद रखना कि वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है। लेटेंट हीट मतलब इवेपोरेटर जो रेफ्रिजरेंट इंटर किया यहाँ पे उसका टेम्परेचर, और एट द एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर यानी कि आउटलेट में इवेपोरेटर का टेम्परेचर, एट द आउटलेट ऑफ इवेपोरेटर जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, मगर स्टेट चेंज हो जाएगा। अगर रेफ्रिजरेंट लिक्विड स्टेट में है यहाँ पे हमारा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो, वेपर स्टेट में आ जाएगा। लिक्विड टू वेपर जब लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो, मगर टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का हमारा सेम रहेगा, और इवेपोरेटर ट्यूब के अंदर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है वो केवल लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, अब जैसे 5 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर लिक्विड का, लिक्विड स्टेट में रेफ्रिजरेंट था, और 5 डिग्री सेल्सियस हमारा वेपर स्टेट में आ गया रेफ्रिजरेंट। अब सेम रेफ्रिजरेंट जो है, जो लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है और वेपर स्टेट में, अब पास होगा कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर में इनलेट करेगा। तो जब लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में इंटर करता है, तो कंप्रेसर का फंक्शन होता है प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना। कंप्रेसर हमेशा गैस को कंप्रेस करता है, और पंप यूज़ करते हैं लिक्विड को पंप करने के लिए, प्रेशर इंक्रीज करने के लिए। देखो लिक्विड का फिर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जो है हमारा जाएगा कंप्रेसर में। तो कंप्रेसर का फंक्शन होता है प्रेशर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना, और पंप यूज़ करते हैं हम कंप्रेसर की यूज़ कराता है, प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करता है कंप्रेसर, और गैस के प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करता है कंप्रेसर। जहाँ हमको गैस को कंप्रेस करना होता है, उसका प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है, तो कंप्रेसर का यूज़ करेंगे। और जहाँ पंप यूज़ करते हैं, जहाँ लिक्विड का प्रेशर हमको इंक्रीज करना है, जहाँ पंप को वाटर को लिफ्ट कराना होता है। तो हमारा लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेसर में इंक्रीज करेगा, कंप्रेसर में इंटर करेगा, तो हम यहाँ पे कंप्रेसर जानते हैं कि पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होता है एक, मतलब ये पावर को कंज्यूम करता है, तो हमको वर्क इनपुट सप्लाई करना पड़ेगा। और जब वर्क इनपुट देंगे कंप्रेसर को, तो कंप्रेसर इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करेगा, और उसका प्रेशर टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का इंक्रीज कर देगा। तो मान लो अब रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होके एट द इनलेट ऑफ कंप्रेसर, टेम्परेचर कितना था रेफ्रिजरेंट का हमारा 5 डिग्री सेल्सियस था, विच इज एंट्री इनटू द कंप्रेसर। उसके बाद से क्या हुआ, एट द आउटलेट ऑफ कंप्रेसर, यानी कि एट द आउटलेट ऑफ कंप्रेसर हमारा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कितना हो गया, 55 डिग्री सेल्सियस हो गया, एज्यूम किए हुए हैं इतना, 5 से 55 हो गया। और प्रेशर भी यहाँ से लो प्रेशर था रेफ्रिजरेंट, यहाँ क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया रेफ्रिजरेंट का। अब चूँकि हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट 55 डिग्री सेल्सियस है, और सराउंडिंग टेम्परेचर हमारा 45 डिग्री सेल्सियस है, तो हम जानते हैं कि हीट ट्रांसफ़र होगी हायर टू लोअर टेम्परेचर। तो अब जो है हमारा जो रेफ्रिजरेंट हायर टेम्परेचर
हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट विल एंटर इनसाइड द कंडेंसर। कंडेंसर के अंदर क्या होता है, जैसे इवेपोरेटर के अंदर ट्यूब लगी होती हैं, उसी तरह कंडेंसर के अंदर भी ट्यूब लगी होती हैं। तो जब कंडेंसर में ट्यूब लगी होती हैं तो कंडेंसिंग ट्यूब में हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा। हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, विल इंटर इनसाइड द कंडेंसर ट्यूब एंड हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम कंडेंसिंग ट्यूब टू एटमॉस्फेयर, क्योंकि सराउंडिंग में हमारा एटमॉस्फेयर है, उसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, और कंडेंसिंग ट्यूब के अंदर जो हमारा रेफ्रिजरेंट इंटर कर रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, 55 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हायर टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इंटर करेगा तो हीट जो है हायर टू लो जाएगी, यानी कि अपनी हीट को रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, अपनी हीट को रेफ्रिजरेंट जो है अपनी हीट को रेफ्रिजरेंट जो है सराउंडिंग में रिजेक्ट करेगा, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है। 55 है यहाँ सराउंडिंग का, 45 सराउंडिंग का यहाँ पे, और 55 तुम्हारा रेफ्रिजरेंट का है। तो रेफ्रिजरेंट अपनी हीट को ट्रांसफ़र करेगा सराउंडिंग में। जब सराउंडिंग में ट्रांसफ़र करेगा तो जो हीट को एब्जॉर्व करेगा वो कौन सा फ्लूइड एब्जॉर्व करेगा हीट को, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर में होता है जैसा हमारा रेफ्रिजरेटर में होता है कि बैक रेफ्रिजरेटर के पीछे जो है कंडेंसिंग ट्यूब लगे होते हैं, कंडेंसर लगा होता है, और कंडेंसर के ऊपर फिन लगा होता है। फिन क्या करता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को इंक्रीज कर देता है, मतलब सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज कर जाता है। तो कंडेंसिंग ट्यूब के थ्रू हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा और हीट जो है वो सराउंडिंग में रिजेक्ट होगी, क्योंकि रेफ्रिजरेंट अपना हीट जो है सराउंडिंग में रिजेक्ट करेगा। और सराउंडिंग में रिसीव करने वाला हीट कौन होगा, कौन सब्सटेंस होगा या कौन फ्लूइड एब्जॉर्व करेगा हीट को रेफ्रिजरेंट की, एयर होती है सराउंडिंग में। तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है हमारी वो रेफ्रिजरेंट की हीट को एब्जॉर्व कर लेगी। ठीक, अब जब रेफ्रिजरेंट अपनी हीट को ट्रांसफ़र करेगा तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो अब जो पहले 55 डिग्री सेल्सियस था, और जब रेफ्रिजरेंट अपनी हीट को सराउंडिंग में रिजेक्ट किया कंडेंसर के थ्रू, कंडेंसिंग ट्यूब के थ्रू जब रेफ्रिजरेंट पास हुआ तो उसका टेम्परेचर मान लो 55 से कितना हो गया, 40 हो गया। यानी कि लिक्विड का हमारा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर अब 40 डिग्री सेल्सियस होगा, और किस स्टेट में हमारा रेफ्रिजरेंट है, लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि कंडेंसर के अंदर भी लेटेंट हीट ट्रांसफ़र होती है। तो कंडेंसर के अंदर भी सेंसिबल हीट और लेटेंट प्लस दोनों हीट होगी। तो 55 से 40 हो गया, टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, और लिक्विड स्टेट में हमारा रेफ्रिजरेंट आ गया। तो अब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लिक्विड स्टेट में जो रेफ्रिजरेंट है वो इंटर करेगा किसके अंदर, एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व का सिंबल इस तरह होता है। तो एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या होता है, वो प्रेशर और टेम्परेचर को ड्रॉप कराता है। एक्सपेंशन वाल्व को थ्रॉटलिंग वाल्व भी कहते हैं। अदर नेम एक्सपेंशन वाल्व का थ्रॉटलिंग वाल्व। यानी कि थ्रॉटलिंग में क्या होता है, जब तुम्हारा हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट और हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जब थ्रॉटलिंग वाल्व में इंटर करता है तो थ्रॉटलिंग वाल्व से क्या होता है, थ्रॉटलिंग वाल्व या एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, उस रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर को ड्रॉप कर देता है, यानी कि रिड्यूस कर देता है। तो पहले 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, उसके बाद से कितना हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस देख रहे हो टेम्परेचर हो गया। तो एक्सपेंशन वाल्व या थ्रॉटलिंग अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो एक्सपेंशन वाल्व या थ्रॉटलिंग वाल्व क्या करता है, प्रेशर और टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। ठीक है, और थ्रॉटलिंग वाल्व भी इसको कहते हैं एक्सपेंशन वाल्व को। और ये कैसे रिड्यूस करता है, जैसे थ्रॉटलिंग वाले एक्सपेंशन वाल्व का काम, बहुत सारे टाइप के थ्रॉटलिंग वाल्व होते हैं। कई लो साइड फ्लोट वाल्व होता है, उसके बाद से तुम्हारा कई टाइप के कैपिलरी ट्यूब यूज़ करते हैं हम एक्सपेंशन वाल्व के प्रेशर को ड्रॉप कराने के लिए। और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर उसमें विंडो एयर कंडीशनर में हम लोग यूज़ करते हैं कैपिलरी ट्यूब कॉपर की ट्यूब होती है इस तरह की, उसके थ्रू हम रेफ्रिजरेंट को पास करते हैं। तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा हमारे ट्यूब का उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल के कारण प्रेशर ड्रॉप होगा, क्योंकि हम जानते हैं हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होता है FLV² अपन D2G। ठीक, तो यानी कि जितने एक्सपेंशन वाल्व, थ्रॉटल वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व और थ्रॉटलिंग वाल्व क्या करता है, टेम्परेचर और प्रेशर को रिड्यूस करेगा। 40 डिग्री इंटर कर रहा, फिर 5 पे निकल रहा, क्योंकि हमको डिक्रीज करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर डिक्रीज नहीं करेंगे, एक्सपेंशन वाल्व को हटा लेंगे तो टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा नहीं, तो 40 डिग्री सेल्सियस वाला ही रेफ्रिजरेंट फिर इंटर करेगा एक्सपेंशन वाल्व में। और जब हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इंटर करेगा इवेपोरेटर ट्यूब के अंदर तो देखो 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा टेम्परेचर अब
रेफ्रिजरेंट का स्टोरेज का कितना 10 डिग्री अभी है। तो अब देखो हाई हीट कहाँ से ट्रांसफ़र होने चालू हो जाएगी। अब रेफ्रिजरेंट विल ट्रांसफ़र इट्स हीट्स फ्रॉम 40 to 10, यानी कि रेफ्रिजरेंट अपनी खुद की हीट जो है स्टोरेज को देने लगेगा, क्योंकि रेफ्रिजरेंट का अब टेम्परेचर ज़्यादा है और स्टोरेज का कम है। इसलिए हमको ज़रूरत पड़ी एक्सपेंशन वाल्व लगाने की, क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा, टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा 40 to 5। अब 5 डिग्री सेल्सियस वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट अब इंटर करेगा इवेपोरेटर ट्यूब में, और जब इवेपोरेटर ट्यूब में 5 वाला इंटर करेगा तो फिर वही साइकिल रिपीट होती रहेगी, सेम साइकिल रिपीट होती रहेगी। ठीक, इवेपोरेटर में क्या काम करता है देखो फिर से। इवेपोरेटर जो होता है, इवेपोरेटर के अंदर कई सारी ट्यूब लगी होती हैं और उस ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट हमारा पास करता है, फ्लो करता है। और रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट क्या करता है हमारा, रेफ्रिजरेंट एक सब्सटेंस होता है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो स्टोरेज की हीट को एब्जॉर्ब करेगा और लो टेम्परेचर जो स्टोरेज स्पेस का वो मेंटेन रहेगा। तो इवेपोरेटर ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा और रेफ्रिजरेंट स्टोरेज की हीट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का कम है। तो जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो लेटेंट हीट को लेता है। लेटेंट हीट मतलब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा रेफ्रिजरेंट का, खाली उसका फेस चेंज होगा। तो 5 डिग्री सेल्सियस की जो हीट है वो लिक्विड स्टेट में रेफ्रिजरेंट है वो 5 डिग्री सेल्सियस के वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब जो वेपर रेफ्रिजरेंट है हमारा, जो विच इज एट लो टेम्परेचर, विल एंटर इनसाइड द कंप्रेसर। अब कंप्रेसर में क्या होगा, हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेस होगा, यानी कि उसका प्रेशर और टेम्परेचर रेज करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि कंप्रेसर का काम होता है प्रेशर को इंक्रीज करना। जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। और कंप्रेसर किस को कंप्रेस करता है, लिक्विड को कंप्रेस नहीं करेगा। कंप्रेसर जो है हमेशा गैस को कंप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, और लिक्विड को कंप्रेस करने लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए पंप का यूज़ किया जाता है। तो कंप्रेसर जो है हमारा प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा रेफ्रिजरेंट का। तो 5 से कितना हो गया, 55 हो गया, और 55 इंटर यानी कि हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट अब इंटर करेगा कंडेंसर में। कंडेंसर अपनी हीट को ट्रांसफ़र करेगा सराउंडिंग में, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और हमारे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है। जब रेफ्रिजरेंट अपनी हीट को ट्रांसफ़र करेगा सराउंडिंग में तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, कितना आ गया, 55 to 40 हो गया। और फिर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट और हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट अब इंटर करेगा एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है, एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, या थ्रॉटलिंग वाल्व, ये हमारे रेफ्रिजरेंट के प्रेशर और टेम्परेचर को डिक्रीज कराता है, ड्रॉप होता है इसमें प्रेशर टेम्परेचर। थ्रॉटलिंग में क्या होता है, थ्रॉटलिंग और एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है, प्रेशर टेम्परेचर हमारे रेफ्रिजरेंट का ड्रॉप होता है, यानी कि 40 था पहले रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर, अब कितना हो गया, 5 हो गया एट द आउटलेट ऑफ एक्सपेंशन वाल्व या एट द एग्जिस्ट ऑफ एक्सपेंशन वाल्व। हमारे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि माई रेफ्रिजरेंट इज लिविंग फ्रॉम द एक्सपेंशन वाल्व एट जी 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब इस साइकिल रिपीट होती रहेगी सेम। इसमें 4 डिवाइस हैं, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, और हर डिवाइस का हर अलग अलग फंक्शन है। इस तरह हमारी रेफ्रिजरेटर में कूलिंग होती है। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर हम ये बताओ कि अगर जैसे हम कंप्रेसर को रिमूव कर दें, जैसे कंप्रेसर को हटा लें हम, तो कंप्रेसर को अगर रिमूव कर लेते हैं हम, कंप्रेसर नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा, देखो कंप्रेसर को अगर रिमूव कर देंगे हम तो 5 डिग्री सेल्सियस वाला यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है रेफ्रिजरेंट का, और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक, तो अब क्या होगा, जो एयर है वो लीकेज होने, एयर का लीकेज होने लगेगा, यानी कि अब हीट जो है यहाँ 45 to 5 की तरफ ट्रांसफ़र होने चालू हो जाएगी। तो इसलिए हम कंप्रेसर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कंप्रेसर का यूज़ करने से क्या होगा, प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 55 हो गया टेम्परेचर हमारा। इसलिए कंप्रेसर को रिमूव करेंगे तो हमारा जो प्रेशर है
वो रेफ्रिजरेंट का कम है और सराउंडिंग का डाज ज़्यादा है, तो एयर का लीकेज होने लगेगा। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है यानी कि अब उल्टी रिवर्स हीट ट्रांसफर होने लगेगी, इसलिए कंप्रेसर ज़रूरी लगाना। तो एक चीज़ और हम देख रहे होंगे यहाँ पे कि इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल 4 डिवाइस है और इसमें वर्क इनपुट क्या W है और हीट रिजेक्शन QR है और हीट एब्जॉर्प्शन क्या QB है। तो इस साइकिल की डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज साइकिल है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है। इस तरह चल रही साइकिल हमारी, इस तरह। तो हम जानते हैं, पढ़े हैं कि ऑल क्लॉकवाइज साइकिल्स आर पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल्स एंड ऑल एंटी क्लॉकवाइज साइकिल्स आर पावर कंज्यूमिंग साइकिल। तो चूँकि इस साइकिल की डायरेक्शन जो है क्या, इस साइकिल की डायरेक्शन के एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एक पावर कंज्यूमिंग साइकिल दिख भी रही है कि हमको पावर इनपुट देना पड़ रहा है, तो एक पावर कंज्यूमिंग साइकिल है। ठीक, और ये साइकिल जो है, ये साइकिल है हमारी, ये साइकिल जो यानी कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो है, वर्किंग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर पढ़ रहे हैं, ये साइकिल जो है ये VCRS साइकिल कहते हैं इसको हम यानी कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन VCRS साइकिल, VCRS वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, यानी कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन VCRS यानी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन मतलब जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो वेपर स्टेट में हो, उसका लो टेम्परेचर है और उसको हम कंप्रेस कर रहे हो और कंप्रेशन के बाद से हमारा कंडेंसर में जाएगा और उसके हेल्प से हम हमारे स्टोरेज टेम्परेचर को या कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है हमारी, जिसमें हम लो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं 4 डिवाइस का हेल्प से। 4 डिवाइस का यूज़ किए हैं और रेफ्रिजरेंट यूज़ किए हैं। और रेफ्रिजरेंट कई टाइप के होते हैं, मगर जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं वो ये रेफ्रिजरेंट होता है R134A। ये डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज़ होने वाला रेफ्रिजरेंट है और रेफ्रिजरेंट का काम होता है स्टोरेज की हीट को एब्जॉर्व करना, वो फ्लो होता है लो टेम्परेचर पे। और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो काम करती है जिस साइकिल का, वो VCRS साइकिल पे काम करती है, यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पे काम करती है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल हमारी रेफ्रिजरेटर जो है वो काम करती है और 4 डिवाइस लगी होती हैं इसमें, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल। और ये इस तरह हमारी कूलिंग मेंटेन रहती है, यानी कि स्टोरेज का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा। और वर्क इनपुट हम कर रहे हैं W इनपुट, और हमारा इवेपोरेटर और कंडेंसर का जो है वो हीट एब्जॉर्प्शन और हीट रिजेक्शन का काम कर रहा। और एक्सपेंशन वाल और थ्रॉटलिंग वाल क्या कर रहा है, टेम्परेचर को ड्रॉप करने का काम कर रहा है। और एक्सपेंशन और थ्रॉटलिंग वाल्व जो होता है वो रिवर्सल प्रोसेस होता है। थ्रॉटलिंग जो होता है ये रिवर्सल प्रोसेस होता है।